हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से लिए गए पाठ 18 मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसे भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। यह इस पाठ का भाग 2 है। इसका पहला भाग श्रम विभाजन और जाति प्रथा मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था। उसे समझने और सुनने के लिए आप मेरी उस वीडियो को अवश्य देखें। कल्पना का आदर्श समाज, इस पाठ में भीमराव अंबेडकर जी ने बताया है कि कोई भी समाज जिसे आदर्श बनना है या आदर्श समाज के लिए 3 मुख्य तत्व बड़े ज़रूरी होते हैं। एक तो समानता मीन्स इक्वालिटी, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस व बंधुता आपस में भाईचारा। समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। तो इनमें लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित जो अनुभव होते हैं उनके आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। मीन्स आपस में जब ये चीज़ें होंगी तो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान और अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकेंगे, जिससे क्या होगा, एक समाज आदर्श बनेगा और वह समाज दिनों दिन विकसित होता जाएगा, विकास के मार्ग पर चलता जाएगा। लेखक ने आदर्श समाज के लिए यह बताया है कि जो आदर्श समाज वह स्वतंत्रता, समता, समानता व भ्रातृत्व, बंधुता पर आधारित होगा। कहते हैं कि समाज में इतनी ज़्यादा गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन अगर समाज में आता है तो तुरंत प्रसारित हो जाए। मतलब इतना एक्टिव होना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन आता है तो वह तुरंत नज़र आए। तो जब ऐसे परिवर्तन आते हैं या ऐसा समाज होता है तो ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए। हर व्यक्ति को उस समाज के विकास के लिए, उस आदर्श समाज के विकास के लिए उसमें हिस्सा लेना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। कोई भाई बंधुवाद नहीं होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की रक्षा के लिए और एक दूसरे की सहायता के लिए व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। सबको संपर्क के जो उनके साधन होते हैं वे अवसर वो समान रूप से मिलने चाहिए। इसी को लोकतंत्र बोला गया है। जब सबको समान अवसर मिलेंगे, समानता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होगा, जाति प्रथा नहीं होगी, कोई इस तरह का कोई अंतर नहीं होगा, तो सब यही एक लोकतंत्र का हिस्सा माना जाएगा। आवागमन, आना जाना, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, आजीविका के साधन, संपत्ति और आजीविका के साधन के लिए जो जरूरी औजार होते हैं वह सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। मीन्स किसी ने जब अपना आजीविका का, अपने रोजी रोटी का साधन के लिए कोई हथियार रखे हुए हैं उसने अपने पास, या उनके जो भी उसके पास संपत्ति है, इन चीज़ों पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब कोई मनुष्य सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग करना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता के लिए कोई तैयार नहीं होता। मतलब इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है कि हर व्यक्ति अपने टैलेंट के आधार पर, अपनी सक्षमता के आधार पर अपना व्यवसाय चुन सकता है। उसे चुनने का अधिकार होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के अभाव में अगर ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसकी कमी रहेगी, तो व्यक्ति दास्ता में जकड़ा रहेगा। वह एक किस्म का गुलाम ही होगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाएगा। वह जो करना चाहता है, जो उसके अंदर टैलेंट है, वह उसको नहीं कर पाएगा। दास्ता जो गुलामी होती है केवल कानूनी नहीं होती, यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरों के चलाई मार्ग पर चलना पड़ता है, दूसरों के कई तरीके के अनुसार चलना पड़ता है, उन्हीं के कर्तव्यों को, व्यवहार को फॉलो करना पड़ता है। तो भी यह भी एक किस्म की गुलामी मानी जाती है। मजबूरी हो जाती है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपनी बात नहीं कर सकता, अपनी स्वतंत्रता से अपने कार्य को नहीं कर सकता, अपने मनपसंद अपनी बिजनेस को, अपनी जो जॉब को या कुछ भी वह करना चाहता है उसको वह नहीं कर सकता। तो लेखक ने बताया है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है, कि विवाद का रूप रहा है। समता, समानता, जो आलोचक हैं, जो इसका क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, वे कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते।
इस बात को लेकर कहते हैं, समानता के बात को, कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। ये सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है कि वाकई ही सब मनुष्य समान नहीं होते। किसी के पास कुछ टैलेंट होता है, किसी के पास किसी चीज़ के गुण होते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। किसी का स्वभाव किसी का और तरह का होता है, किसी का और तरह का होता है। ये सत्य है, लेकिन सत्य होते हुए भी यह उतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। हर किसी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो मनुष्य की क्षमता है वह 3 बातों पर निर्भर करती है। एक होती है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा होता है सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा होता है मनुष्य के अपने प्रयत्न, कोशिश। तो इन तीनों दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य सभी समान नहीं होते, परंतु क्या इन 3 कारणों से ही व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए, उन्हें छोटा बड़ा या उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण क्या होता है, असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु लेखक यह कहना चाहता है कि हर व्यक्ति को, चाहे उसका टेस्ट अलग है, उसके अंदर गुण अलग हैं, उसके अंदर क्षमता अलग है, उसको विकास करने के अवसर मिलने चाहिए। उसके गुणों के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर उसको विकास करने का रास्ता मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, ताकि वह अपने गुणों के आधार पर आगे बढ़ सके। जो उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना है, क्योंकि जो संपन्न हो गए वही उनके व्यवहार का फैसला करेंगे। प्रयास मनुष्य के वश में है, कोशिश करना मनुष्य के वश में होता है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। मनुष्य कोशिश कर सकता है, यह उसके अंदर है, वह उसके वश में है, कितनी कोशिश कर सकता है, लेकिन जिस वंश से वह बिलोंग करता है, जो उसके वंश की परंपरा है, या जो उसके परिवार की, समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है, वह उसके वश में नहीं है। हाँ, उस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना, किस तरह से मेहनत करके, प्रयत्न करके वह उसको आगे बढ़ा सकता है, या विकास का दौर अपना चला सकता है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह उसके वश में है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता बिल्कुल अनुचित है। कि ऐसा नहीं है कि एक गरीब परिवार का कोई व्यक्ति है और उसका बच्चा कोई बहुत आगे गुणी निकल गया तो वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। वह अपने प्रयत्न के आधार पर अपने समाज में, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय ही नहीं होता। तो ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि इस आधार पर वर्गीकरण व श्रेणीकरण करना संभव नहीं है, कि वह ये सोचकर कि मुझे इनके उच्च वर्ग के साथ ऐसे व्यवहार करना है, या निम्न वर्ग के साथ ऐसे व्यवहार करना है, दलितों के साथ ऐसा करना है, ब्राह्मणों के साथ ऐसा करना है, या किसी मजदूर वर्ग के साथ ऐसा करना है, हाई क्लास के साथ ऐसा करना है, वह नहीं, संभव नहीं है उसके लिए। जो समता है वह एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। तो इसी उपाय व मार्ग के आधार पर ही वह सबके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान के लिए अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए, उसे समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तभी एक आदर्श समाज बन पाएगा, जब सबको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा, चाहे वह किसी भी परिवार को, किसी भी वंश को, चाहे वह किसी भी वंश से संबंधित हो, या कुछ भी उसके परिवार में काम करने के मौके उसको किसी भी तरह के अगर उसको मिलते हैं तो उसको मिलने, समाज में आगे बढ़ने का व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। तभी धीरे धीरे व्यक्ति के विकसित होने से समाज विकसित होगा, समाज के विकसित होने से देश विकसित होगा। धीरे धीरे सब आगे बढ़ेंगे तो समाज में एक विकास की लहर दौड़ेगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा पाठ है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को, अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।